शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। अगर मैं कहूं कि आदमी और जानवर में फ़र्क क्या है तो आप क्या कहेंगे? यह सबसे आसान सवालों में से एक है, क्योंकि जवाब के तौर पर हर किसी को रटा हुआ है कि मनुष्य एक विचारवान प्राणी है, इसलिए जानवर से अलग है, विकास की सीढ़ी पर सबसे ऊपर है। विचार सरणी सिर्फ मनुष्य के ही मन के तल से होकर गुजरती है, जानवर के नहीं। लेकिन तब सवाल यह भी सिर उठाता है कि मनुष्य के मन के तल से होकर गुजरने वाली विचार सरणी का उत्स क्या है। जाहिर है इसका जवाब इतना आसान नहीं कि हर कोई तपाक से बोल दे। इसका जवाब विज्ञान और दर्शन की ओर से आता है कि मनुष्य के मन में उमड़ने घुमड़ने वाले विचारों का स्रोत है भाषा। विज्ञान कहता है कि नंबर पहले भाषा का है, फिर विचार का। भाषा ना हो तो विचार संभव नहीं। मन की भाव तरंगों को विचारों के आकार में ढलने के लिए शब्दों के संकेत के बिना काम नहीं चल सकता। इस तरह भाषा परम आवश्यक है। भाषा बीच से हटा ली जाए तो आदमी का सोचना विचारना भी थम जाएगा। मनुष्य के मन में भाषा ने ही विचारों के पंख उगाए हैं, इसलिए भाषा ही मनुष्यता की समूची यात्रा में सबसे ज़रूरी उपादान है। भाषा न होती तो विचार पैदा ही न होते, और विचार न पैदा होते तो ये महल दो महले भी न होते। न होती साहित्य कला की दुनिया, न ही नजर आता हर दिन प्रगति की नई कहानी लिखता विज्ञान तकनीकी का यह चमकता दमकता संसार। सभ्यता की पूरी कहानी भाषा की ज़बानी रची और कही जानी संभव हुई है। लेकिन भाषा का भी कोई एक अकेला चेहरा नहीं है। जितने देश उतनी भाषाएं, बल्कि एक देश के भीतर कई कई भाषाएं। यहाँ फिर एक सवाल सिर उठाता है कि क्या हर भाषा हर किसी के लिए समान उपयोगी है? जवाब मिलता है कि सारी भाषाएं सबके लिए एक सी काम की नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति के मन के विचार सबसे तेज चलते हुए सबसे मौलिक परिणाम अगर दे सकते हैं तो उस भाषा में जो उसके समाज की, गांव जवार की मूल भाषा है, जिसे उसने जन्म लेने के साथ अपनी माँ की ज़बानी सीखी है, इसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। दुनिया के सारे समाजों ने अपने वजूद की कहानी अपनी मातृभाषा में ही लिखी है। भले आदमी कितनी ही भाषाएं सीख ले, पर वह सपने मातृभाषा में ही देख सकता है। मातृभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह हमारे खून में बस चुकी है। रक्त के परमाणु उससे आप्लावित होते हैं। इस बात को महज जुमला भर न समझिए, यह विज्ञान सम्मत बात है। ऐसे प्रयोग इफरात में हुए हैं कि गर्भवती स्त्री जो टीवी सीरियल वगैरह देखती हैं, उसका स्पष्ट प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, और जन्म लेने के बाद वैसे सीरियलों जैसी वैसी आवाज़ों का सामना होने पर वह महसूस करता है कि उसने उन्हें सुना या देखा है। गर्भस्थ अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह भेदने की कला के रहस्य को सीख लेने की बात को हम पौराणिक मिथक मानकर जाने दे सकते हैं, पर आधुनिक विज्ञान के प्रयोग यह तो प्रमाणित करने ही लगे हैं कि सीखने की क्रिया मां के गर्भ से शुरू हो जाती है। एक प्रयोग के तहत दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने गर्भवती महिलाओं को कुछ संगीत सुनाने के बाद उनके गर्भस्थ शिशु पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। पता चला कि नवजात शिशु उसकी मां के गर्भ धारण के 5वें माह में सुनाए गए संगीत को समझता है। अर्थ यह है कि 5 महीने की भ्रूण की सुनने और सीखने की संवेदनाएं एकदम सोई हुई नहीं होती। मां की बोल बात का असर उस पर होता है। पैदा होने के बाद कुछ ही समय में बच्चा कई तरह की ध्वनियों को पहचानने लगता है। उसे मां की आवाज़ की विशेष पहचान होती है, हो भी क्यों ना। आखिर गर्भ में सोते जागते वह माँ की नानाविध स्वर लहरियों से ही तरंगायित होता रहा है। मातृभाषा यूं ही नहीं सपने की भाषा बन जाती। जन्म से लेकर जन्म के बाद तक इसका नाता है। मातृभाषा के साथ यह अजब रक्त संबंध है, सगापन है, कि दूसरी किसी भाषा के साथ अपनेपन की तमाम कोशिशें भी मातृभाषा का स्थानापन्न पैदा नहीं कर सकती। औपनिवेशिक या किन्हीं और वजहों से जिन देशों ने पराई भाषा का दामन थाम
थमा, उनका हाल हम देख ही सकते हैं कि वे आज कहाँ हैं। दुनिया के कुछ गरीब देश हैं, मसलन कोंगो, इथोपिया, नाइजर, चाड, मोजाम्बिक, बुर्किना फासो, माली, कंबोडिया, मेडागास्कर, नाइजीरिया, रवांडा वगैरह वगैरह। इन देशों ने मानसिक गुलामी के चलते अपनी जनभाषा को छोड़कर राजभाषा के रूप में औपनिवेशिक शासकों की भाषा को स्वीकृति दी। नतीजे के रूप में इनकी वर्तमान हालत हम देख समझ सकते हैं। इसके उलट दुनिया के अमीर देशों पर निगाह दौड़ाइए। अमेरिका, जापान, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, इजराइल, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, फिनलैंड आदि। इन सब ने राजभाषा के रूप में उन्हीं भाषाओं को स्वीकृति दे रखी है जो इनकी जनभाषाएं हैं, मातृभाषाएं हैं। आप समझ सकते हैं कि मातृभाषा का स्वाभिमान देश के लिए कुछ कर गुजरने का भी जज्बा जगाता है। हमारे भारत का हाल अजीब है। कहने को राजभाषा के रूप में जनभाषा या कहें अधिसंख्य आबादी की मातृभाषा हिंदी को स्वीकृति मिली हुई है, पर तमाम कोशिशों के बाद भी राजकाज के काम की दृष्टि से आज हिंदी हाशिए पर है। अतीत पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि जापान जैसे बेहद छोटे से देश के संग साथ अपनी यात्रा शुरू करने वाला भारत आज़ादी के बाद सबसे बड़ी गलती यही कर बैठा कि इसने भी भाषा को उचित स्थान देने के बजाय पराई भाषा पर भरोसा करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, और नतीजा हुआ कि जापान बहुत जल्दी कहाँ पहुँच गया और भारत कहाँ रह गया। इधर के कुछ वर्षों में अब जाकर भारत का सिर थोड़ा ऊंचा होना शुरू हुआ है, पर अभी हम बहुत पीछे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि भारत का नाम रोशन करने वाली जिन प्रतिभाओं के मौलिक कामों को हम सलाम करते हैं वे पराई भाषा में पली बढ़ी नहीं हैं। साहित्य में प्रेमचंद हो या विज्ञान में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मातृभाषा की बिना पर बने लोग हैं ये। तमिल में प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाले डॉक्टर कलाम ने स्पष्ट कहा था, मैं सफल वैज्ञानिक इसलिए बन सका क्योंकि मैंने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की थी। विज्ञान और गणित की शिक्षा मैंने अपनी मातृभाषा में ली थी। हमारे जो बड़े और कामयाब व्यवसायी परिवार दिखाई देते हैं, उनके जिन मुखियाओं ने कामयाब व्यावसायिक साम्राज्यों की नींव रखी, उन सब में ज़्यादातर ने ही शुरुआती शिक्षा अपनी मातृभाषा में पाई थी। उनके मस्तिष्क की तरंगों को दूर तक सोचने विचारने की शक्ति उनकी अपनी मातृभाषा में मिली थी। अंबानी परिवार, नुस्लीवाडिया परिवार, बिरला परिवार जैसे 60-70 व्यावसायिक परिवारों के नाम लिए जा सकते हैं। कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई हिंदी, कोई पंजाबी गुरुमुखी, कोई तमिल, कोई तेलुगु तो कोई कन्नड़ में पढ़ा है। डॉक्टर कलाम के अलावा भी अन्य चोटी के कई वैज्ञानिक मातृभाषा में पढ़कर आगे बढ़े। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक विजय भाटकर मराठी के साधारण स्कूल से पढ़कर निकले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर MG मेनन 12वीं तक मलयालम स्कूल में पढ़े। हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर स्वामीनाथन ने अपनी मातृभाषा के तमिल स्कूल में पढ़ते हुए मानसिक उर्वरता पाई। सच तो यह है कि मातृभाषा से वंचित किए जा चुके कॉन्वेंट से पढ़कर निकले ज़्यादातर बच्चे अब साइंटिस्ट नहीं बल्कि साइंटिफिक मैनेजर बन रहे हैं। वास्तविकता यही है कि पराई भाषा में आप स्वाभाविक रूप से सोच नहीं सकते हैं, इसलिए सहज रूप से मौलिक काम भी नहीं कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, सर्वश्रेष्ठ व्यापारी, सर्वश्रेष्ठ लेखक मातृभाषा से ही निकल सकते हैं। विद्वत्ता किसी भी विधा की हो, मातृभाषा के आंगन में ही सहज रूप से पलती और बढ़ती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि नेता तक का काम मातृभाषा के बगैर नहीं चलता, भले ही संसद के भीतर पहुंचते ही वह अंग्रेजी की राजनीति शुरू कर दे। अमेरिका में बुद्धिमत्ता मापने के बहुत तरह के टेस्ट होते रहे हैं। ऐसा कई बार देखा गया कि अश्वेत बच्चे अक्सर पीछे रह जाते हैं। इसी बात पर वहाँ के समाज शास्त्र विभाग की ओर से रिसर्च किया गया। निष्कर्ष यह निकला कि जब भी किसी IQ टेस्ट में भाषा केंद्र में आती है तो वह उसी वर्ग को फायदा पहुंचाती है जो उस भाषा को ठीक से जान रहा होता है, जिसकी वह मातृभाषा है। मसलन गणित अगर हो तो उन बच्चों को ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा जो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं। उदाहरण के लिए सभी बच्चों से पूछा जाए कि चिड़िया क्या बोल रही है तो आदिवासी बच्चा सबसे पहले बता देगा, जबकि शहर का बच्चा नहीं बता पाएगा।
हालांकि बुद्धिमत्ता तो उसमें भी है ही। वास्तव में परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है जबकि हमारे विद्यालय मातृभाषा के ऊपर पढ़ाई लिखाई की एक दूसरी भाषा थोप देते हैं। बच्चे की जिह्वा का अभ्यास स्वाभाविक रूप से मातृभाषा के हिसाब से होता है। ऐसे में जब हम घर में एक भाषा बोलते हैं और विद्यालय में किसी अन्य भाषा में पढ़ाई करनी पड़ती है तो सीखने की क्रिया सहज नहीं रह जाती और मन के तल पर एक उबाऊ संघर्ष शुरू हो जाता है। तमाम छात्र इसी वजह से कुशाग्र बुद्धि होते हुए भी पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं। गांव के बच्चों को शहरी रंग ढंग की पढ़ाई इसीलिए आसानी से रास नहीं आती। उन्हें अपनी यात्रा अपनी मातृभाषा के दायरे से बहुत दूर जाकर शुरू करनी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है कि दुनिया में ऐसे बच्चे जिनके घर की भाषा कुछ और है और स्कूलों में उन्हें किसी और भाषा में पढ़ाया जाता है, वे पढ़ाई में ठीक दिलचस्पी नहीं दिखा पाते। ड्रॉप आउट बच्चों में आधी संख्या ऐसे बच्चों की होती है जिनके घर की भाषा और स्कूल की भाषा में अंतर है। बात यह है कि हम जिस सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं उसी के हिसाब से हमारे सीखने की क्रिया सहज होती है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि रहते हैं हम एक अलग तरह के सांस्कृतिक परिवेश में जिसमें हमारे सीखने का जरिया हमारी मातृभाषा होती है, पर स्कूल में पहुंचने पर उससे बिल्कुल भिन्न अलग तरह के ढांचे की भाषा को हमें सीखने का माध्यम बनाना पड़ता है। स्पष्टतः जीवन के बेहतरीन रचनात्मक परिणाम उसी भाषा के जरिए हमें मिल सकते हैं जिस भाषा में हम सोते जागते हैं, जीवन यापन करते हैं। मातृभाषा का जीवन में कहाँ कहाँ और कैसा उपयोग रहेगा, यह इस बात पर निर्भर है कि हम अपनी मातृभाषा का कहाँ कहाँ और कैसा उपयोग करना चाहते हैं। दुर्भाग्य ही है कि आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब यह पूछा जा रहा है कि जीवन में मातृभाषा की उपयोगिता कितनी है। भारत का समाज भाषा के संक्रामक दौर से शायद सबसे ज़्यादा तेजी से गुजर रहा है। अन्यथा यह सवाल तब बेमानी हो जाना चाहिए था जबकि यह स्पष्ट है कि मातृभाषा ही हमारे मनन, चिंतन और अनुभूति का असली साधन है। आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने भारत के साथ भाषा का जो दुर्भाग्य रचना शुरू किया था उसका दंश आज हम कहीं ज़्यादा तीव्रता से झेल रहे हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने उन्हीं परिस्थितियों में कहा था, मातृभाषा द्वारा शिक्षा न देने की स्थिति ने निश्चित रूप से भारत देश को विश्व के सभी देशों में अति अज्ञानी बना दिया है। इसी कारण देश में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम और अशिक्षितों की संख्या सबसे अधिक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन 1942 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में महात्मा गांधी मातृभाषा की इसी अहमियत की शिनाख्त करते हुए कह रहे थे कि जापान आज अमेरिका और इंग्लैंड से लोहा ले रहा है। लोग इसके लिए उसकी तारीफ करते हैं, मैं नहीं करता। फिर भी जापान की कुछ बातें सचमुच हमारे लिए अनुकरणीय हैं। जापान के लड़के और लड़कियों ने यूरोप वालों से जो कुछ पाया है सो अपनी मातृभाषा जापानी के जरिए ही पाया है, अंग्रेजी के जरिए नहीं। जापानी लिपि बहुत कठिन है, फिर भी जापानियों ने रोमन लिपि को कभी नहीं अपनाया। गांधी ने जिस गहराई और स्पष्टता के साथ मातृभाषा की अहमियत को उस दौर में महसूस किया था, क्या वैसा कुछ आज हम महसूस करते हैं? महसूस करें तो शायद देश की कहानी बदल जाए। हमें शायद अपने देश की भाषाओं पर भरोसा ही नहीं हो पाता कि इनमें कुछ बड़ी बातें भी की जा सकती हैं। बड़ी बातों, बड़ी पढ़ाई के लिए औपनिवेशिक भाषा का मुंह देखने के आदी हो चुके हैं हम याद नहीं कर पाते कि जब इजराइल जैसे छोटे से देश ने विलुप्त हो चुकी अपनी मातृभाषा हिब्रू को पुनर्जीवित कर लिया और उसमें विज्ञान तकनीकी तक के काम करते हुए एक दो नहीं पूरे 16 नोबेल पुरस्कार हासिल कर लिए, तो भला भारत की भाषाओं में भारत के लिए ज़रूरी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? हम तो अपनी बांग्ला तक की क्षमता को नहीं समझ पाते जिसे मातृभाषा के रूप में सहेजने की खातिर आज के बांग्लादेश या कहें तब के पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ आर पार का संघर्ष किया था। उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज दुनिया 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाती है। वास्तव में मातृभाषा के मामले में हमें बस हीन भावना से बाहर आने की ज़रूरत भर है। हम संसार की समृद्धतम भाषाओं वाले देश हैं। सैकड़ों भाषाओं की गिनती से बाहर देखें तो भी 22 मान्य भाषाओं की विरासत बहुत बड़ी है। सबके अपने समृद्ध शब्द भंडार हैं। इन सब के पीछे संस्कृत की महान टकसाल हमेशा साथ निभाने को तैयार है। राजनीति को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें तो हिंदी इन सब को जोड़ कर रखने में सक्षम
सक्षम है। शर्मनाक है कि गुलामी की भाषा को आज़ादी के बाद आज भी भारत ढो रहा है। डेनमार्क जैसा छोटा सा देश मेडिकल से लेकर विज्ञान तक की पढ़ाई डेनिश में करा सकता है, तो हम क्यों नहीं? इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं? वास्तव में विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, दर्शन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे सभी विषयों की पढ़ाई हमारी मातृभाषा में संभव है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बात बस इतनी है कि औपनिवेशिक गुलामी हमारे मन मस्तिष्क से अभी निकली नहीं है। मैं मानता हूं कि देश के लोगों में अपनी मातृभाषा पर स्वाभिमान और गौरव करने का भाव जगाने की ज़रूरत है। हम हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजी के चक्कर में फंसकर मातृभाषा से दूर होते चले गए और कल्चरल मंकी बनकर रह गए। हमें समझना पड़ेगा कि हमने मातृभाषाओं का स्थानापन्न अंग्रेजी को बना रखा है। हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं बिना अंग्रेजी के पूरी नहीं होती। हम नहीं समझ पाते कि अंग्रेजी के सहारे विदेशी संपर्क महज कुछ देशों में काम करता है। दुनिया के अन्य अधिकतर देशों में जाना पड़े तो वहाँ की भाषाएं सीखनी ही पड़ती हैं। बेहतर है कि मातृभाषा में अपनी पकड़ हम मजबूत करें। यह होगा तो अन्य भाषाएं सीखनी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। भाषा के तौर पर अंग्रेजी हम सीखें और अच्छी सीखें, पर अपनी मातृभाषा के प्रति हमारा अनुराग पराई भाषा के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। मातृभाषा को मजबूरी नहीं, ज़रूरी मानने की ज़रूरत है। जब बच्चा मातृभाषा में अपनी पैठ मजबूत करता है तो वास्तव में वह सिर्फ अपना ही नहीं, राष्ट्र के बौद्धिक विकास में भी योगदान करता है। अपनी भाषा को अपनाने के साथ यह सहज रूप से होता है कि अपनी संस्कृति भी संग साथ चलने लगती है। हमें समझना होगा कि मातृभाषा का उपयोग केवल बोलने तक, संप्रेषण तक या कि कुछ रचनात्मक कार्यों तक ही नहीं, बल्कि पूरे आर्थिक परिक्षेत्र, कार्यक्षेत्र तक फैला हुआ है। भाषाएं कई सीखें, अच्छी बात है, क्योंकि इससे ज्ञान के विविध आयामों का परिचय मिलता है, पर मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। मैं स्पष्ट मानता हूं कि इस देश को यदि स्वाभिमान, एकता, अखंडता बनाए रखते हुए प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है तो मातृभाषा को सम्मान देना ही होगा। आज बस इतनी सी बात। धैर्यपूर्वक एक उबाऊ सी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।